হ্যালো বন্ধুরা, ডে 3 পার্ট 1 আমরা দেখেছিলাম মীরাবাইয়ের মন্দির। এবারে আমরা চলে যাব পদ্দিদির বাড়িতে। दो स्टेट कौन सा? एक मालवा और दूसरा गुजरात। मालवा मीन्स एमपी, मध्य प्रदेश, क्योंकि पहले एमपी को मालवा ही कहा जाता था। मालवा का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी और गुजरात का सुल्तान अहमद शाह, जिसने अहमदाबाद सिटी का निर्माण किया था। अब इन दोनों राजाओं को लड़ाई के अंदर पराजित किया और अपनी विजय प्राप्ति की खुशी में बनाया विजय स्तंभ। 1448 में स्टार्ट किया बनाने के लिए, 1458 में कंप्लीट हुआ। 10 ईयर्स 10 साल इसको बनने में लगे। 90 लाख रुपया खर्चा आता है। 90 लाख रुपया उस जमाने का, आज के जमाने का गांधी छाप में। उस जमाने में सोना चांदी का सर्वे में गिना जाता था। 122 फीट का हाइट, 122 फीट का हाइट, 157 स्टेप, 157 सीढ़ी 9 तला तक जाने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको जैसा कहा कि कोविड के बाद इसको क्लोज किया गया। इसका मेन गेट हम आपको दिखाएंगे सामने से। 9 मंजिल का टावर हिंदू संस्कृति के हिसाब से बनाया गया। 9 ग्रंथ होते हैं, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर 9 मंजिल। और दिल्ली के कुतुब मीनार को यदि हम लोग दूर से देखते हैं तो उसका आकार क्या होता है? ब्रॉड एंड आफ्टर नैरो, ब्रॉड एंड आफ्टर नैरो। लेकिन हम लोग थोड़ा इसको दूर से अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो एक भगवान शंकर का डमरू के आकार का आपको दिखाई देगा, ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड, दूर से देखने पर। वही देवी देवता जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, दूर से देखने पर इसके बाहर आपको अंकित दिखाई देंगे। राजस्थान का गौरव है। राजस्थान पुलिस की जो बैच बनाई जाती है, राजस्थान पुलिस की जो मैन ऑफ बैच बनती है, यही टावर आपको राजस्थान पुलिस की बैच पर बना दिखाई देगा। विजय स्तंभ हुआ। विजय स्तंभ के नज़दीक हम लोग यहाँ से नीचे सीढ़ी उतरते हैं, राइट हैंड पर देखते तो एक पीपल घास है। उसी पीपल घास के वहाँ पर एक बड़ा एक मैदान है, एक गार्डन है। उसी गार्डन के एंड में एक ब्लैक बोर्ड लिखा है, उस पर लिखा है जौहर स्थल। बेटा आप पूछ रहे थे ना, ये वही जगह है। पहले, अभी प्रेजेंट टाइम में गार्डन है, लेकिन उस ज़माने में, पहले के ज़माने में यहाँ पर काफ़ी डीप हुआ करता था। अब डीप नहीं होने का कारण क्या है? मैंने जैसा कि आपको कहा कि 3 बड़े अटैक हुए थे। इसमें से लास्ट अटैक हुआ था, सेकंड अटैक किया था बहादुर शाह ने 1535 में, 1535। लास्ट अटैक हुआ 1568 के अंदर अकबर द्वारा। उस समय यहाँ के राणा थे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। उदय सिंह ने एक नई नगरी का निर्माण किया, जिसको आप लोग उदयपुर नगरी के नाम से जानते हैं। वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ये फोर्ट क्लोज हो जाता है। अकबर अपने अधीन में लेने के बाद फोर्ट को क्लोज कर देता है। अब क्लोज होने के कारण क्या होता है कि जो मैं आपको गार्डन दिखा रहा हूँ, एक्चुअली वहाँ पर 25 से 30 फीट गहरा डीप था, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी से भर जाता है। तो गवर्नमेंट उसे कम्प्लीटली बंद करके उसी ब्लैक बोर्ड के नज़दीक एक छोटा सा हवन कुंड बनाया जाता है। आज भी इसी जगह पर बैठ करके यहाँ के जो राणा, जो प्रेजेंट टाइम में उदयपुर के अंदर जिंदा है, जिनका नाम है महेंद्र सिंह अरविंद सिंह, वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सिटी पैलेस देखने के लिए मिलेगा। एक यहाँ का जो महल, ओरिजिनल महल जो है, अभी पर यहाँ तो खंडर हो गया, लेकिन सिटी पैलेस आज भी मौजूद है। वो लोग ही नहीं, राजा लोग ही नहीं, कई राजपूत लोग यहाँ पर आते। कब आते हैं? मार्च के महीने में। अब मार्च का महीना इंग्लिश का होता है, उसी मार्च के महीने में अक्सर फागुन का महीना आता है। फागुन के महीने में होली जलती है, और होली के जलने के बाद जो 11 एकादशी के दिन, इसी दिन यहाँ पर आकर के वो लोग बैठ करके पूजा पाठ करते हैं, जिसको हम लोग जौहर कुंड या जौहर स्थल के नाम से जानते हैं। इसी जौहर स्थल के नज़दीक राइट हैंड पर एक टेम्पल है। उस टेम्पल का नाम है शमीदेश्वर मंदिर। शमीदेश्वर मंदिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में कहते हैं, लेकिन उस मंदिर को बनाया था 11वीं सेंचुरी के अंदर उज्जैन के राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। लेकिन 1303 में उस मंदिर को भी नुकसान हुआ। तो 1428 में 1428 के अंदर हमारे यहाँ के राणा हुए थे महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकुल, उस मंदिर को दोबारा कंप्लीट करते हैं। उस समय उस मंदिर को मोकुल मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन मैंने आपको कहा समाधीश्वर मंदिर, वो इसलिए कहा है कि मंदिर की स्टैचू को देखने के लिए आप अगर मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको एक विराट मूर्ति का दर्शन होगा। विराट बोलेंगे 9 फीट का, ओनली फॉर 1 स्टोन, एक ही पत्थर, एक ही चट्टान है, और इसी एक पत्थर के ऊपर भगवान शिव का 3 रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश। समाधीश्वर यानी कि समाधान करने वाले, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश। मैं ही पैदा करने वाला, मैं ही पालन पोषण करने वाला, और मैं ही नष्ट करने वाला। मैंने आपको 3 चीज़ बोली है कि पैदा करने वाले। यदि आप लोग स्टैचू को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, तो फर्स्ट वाले स्टैचू के ऊपर आपको एक स्माइल, एक हंसता हुआ चेहरा उसके अंदर आपको दिखाई देगा। किस लिए? कि जब अपने घर में बच्चों की पैदाइश होती है तो हमको खुशी होती है। पालन पोषण, बीच वाले साइलेंट बैठे, शांत है। एंड वाला मूर्ति के अंदर आपको एक विलाप करता हुआ यानी कि रोता हुआ चेहरा उसके अंदर दिखाई देगा। यानी अपने घर पर किसी की डेथ होती है तो हमको कितना दुख होता है। भारत में ऐसा स्टैचू आपको दूसरी जगह दर्शन करने के लिए मिलेगा। इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर आर्किटेक्ट है कि उस आर्किटेक्ट के कारण उस मंदिर के बाहर 4 पिलर लगाए गए। चारों पिलर में से फर्स्ट वाले पिलर के ऊपर आपको एक ब्लैक स्टोन
काला पत्थर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। किस लिए कि जब माताएं बहनें जब अपने छोटे बच्चों को कंप्लीट करती है तो काजल का टीका लगाते हैं। इसी तरीके से उस मंदिर को बचाने के लिए उस मंदिर के बाहर एक पिलर के ऊपर ब्लैक स्टोन लगा रखा है। मंदिर के 3 गेट है, एक राइट, एक लेफ्ट और एक फ्रंट, यानी उस मंदिर के 3 गेट है, राइट में, लेफ्ट में और फ्रंट में। फ्रंट वाले गेट से हम लोग बाहर निकलते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक लेक दिखाई देगा, एक ग्रीन वाटर का एक लेक दिखाई देगा। उस लेक का नाम है गाउमुख कुंड। गाउमुख कुंड, गौ का मतलब गरुड़ जो आप बोलते, उसका लेक का पानी किसी बारिश के पानी से इकट्ठा नहीं होता है, एक गरुड़ के मुख से आता है। 12 महीने 24 आवर्स और एवरी क्लाइमेट का मतलब ये कि मैंने आपको कहा कि फोर्ट के अंदर 84 लेक है, इस फोर्ट के अंदर 84 लेक है, लेकिन मई और जून के महीने में इतनी गर्मी होती है कि उन गर्मी के मौसम में यहाँ के कई बड़े बड़े छोटे बड़े लेक सूख जाते हैं। लेकिन गॉड गिफ्ट है, भगवान की एक ऐसी देन है कि 700 फीट की हाइट पर एक गाय के मुँह से रेगुलर पानी आता है। कहाँ से आता है आज तक किसी को मालूम नहीं। नेचुरल पानी इतना नेचुरल है कि हम लोग बाजार से अगर कोई मिनरल वाटर लेते हैं उससे भी बेस्ट पानी गाय के मुँह से गिरता है, गिरने के बाद तालाब में जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं गाउमुख कुंड। लेकिन यदि क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कम से कम 60-70 सीढ़ी हमको डीप में जाना पड़ता है। मंदिर के बाहर से आपको लेक दिखाई देगा, नए की जो मैं बोल रहा हूँ वो गरुड़ का मुख देखने के लिए हमको दूसरे रास्ता या सामने एक रास्ता है, वहाँ से कम 60 से 70 सीढ़ी हमको डीप में जाना पड़ता है। डीप में जाने के बाद वहाँ एक छोटा सा रूम है, उसी रूम के अंदर एक चट्टान के ऊपर गाय के मुँह से पानी आ रहा है। उसी जगह पर एक रूम और है और उस रूम पर लिखा है पारसनाथ जैन मंदिर और सुरंग का रास्ता और रानी पद्मिनी का वहाँ पर एक काल्पनिक चित्र बनाया गया। वो सुरंग का रास्ता है जो कभी उस जमाने के अंदर यहाँ की राजकुमारियाँ ओपन में नहीं घूमती थी, तो कहते हैं कि राजकुमारी से रानी पद्मिनी से लेकर के कई रानियाँ इसी सुरंग के रास्ते से यहाँ आने के बाद स्नान करना और वहाँ पर एक शिवलिंग है, शिव की पूजा करना, बैक रिटर्न अपने महलों में चले जाना। तो यहाँ की लोकल जो पब्लिक होती है ना गाँव की, उस कुंड को सास बहू के कुंड के नाम से भी जानती है। तो सबसे पहले हम लोग शमिदेश्वर मंदिर दर्शन करेंगे, वहाँ से मैं आपको आइडिया दूंगा। ये देखिए अगर जो जैसे बच्चे लोग हैं वो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अभी सभी को बोलेंगे तो क्योंकि वही सीढ़ी जाना उसी सीढ़ी से ऊपर आना पॉसिबल सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग बच्चे जाएंगे उनको अपना रास्ता बता देंगे, वो लोग वहाँ जा करके आ जाएंगे। तब तक हम लोग मंदिर, जौहर कुंड और विजय स्तंभ का फोटोग्राफी करके ऑटो में बैठ करके हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेके जाएंगे। पहले अभी कोविड के टाइम में बंद किया इसको, यहाँ से ऐसे राइट से ऐसे घूम करके हम लोग ऐसे टर्नर लेकर के ऊपर जा सकते थे। 157 स्टेप इसके अंदर है। ये जो हमारी वो सामने ब्लैक बोर्ड लगा है, ब्लैक बोर्ड पर वहीं पर हवन कुंड बनाया गया है। ये सामने हम लोग नीचे उतर करके मंदिर दर्शन करेंगे ना तो अच्छे से आराम से देखने को मिलेगा। बनाया था उसमें आग जलाया था उसमें जोर মানে এইটা আগে পুরো গর্ত ছিল, পুরো সব বন্ধ, তার মানে এইটা পুরোটা গর্ত ছিল, বুঝলি তো। আর ওই যে মেয়েগুলো ছুটে আসছিল সে সিঁড়ি কই, কোথা থেকে লাভ মারছিল? ওই উপর থেকে লাভ মারছিল, ওই ওপর থেকে ওই উপর থেকে লাভ মারছিল না ওইটা। আরে ওইগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে রে, ওর পরে আর কোনো রাজা ছিল না নাকি? সে ছিল, কিন্তু এখানে কুণ্ডটা যখন করে নিয়েছে তার মানে নিশ্চয়ই ওপর থেকে কোথা দিয়ে লাভ মারছিল ওরা, পুজো করে কোথা থেকে পুজো করে আসছিল। ছিল নেই এখানে। এসব জায়গা না চোখ ঘুরে আসাটা এটা একটা পাথরের ওপরেই 3টে মূর্তি কল্পনা করা আছে।
প্রথমজন হচ্ছে হাসছে, তারপরজন চুপ করে আছে, তারপরজন কষ্ট পাচ্ছে। আমার দেওর ভাষা যাবেন আগে বলে দেবেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মন্দির থেকে এই জলটা গরুর মুখে আছে। এখানে 70টা সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে, নেমে আমরা সেই জায়গায় যাব যেখান থেকে সারা বছর জল যে গরুর মুখ দিয়ে বেরো সেই জায়গায়। এই ভেতর দিয়ে সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। তুমি দেখো না ও ঠিক ঠিক তো মাছ। এবার নিয়ে জল পড়ছে, সারা বছর এখানে জল পড়ে। এইখানে রানী পদ্মাবতীর একটা ডুপ্লিকেট মূর্তি আছে, চলো দেখে আসি। এই ওপর থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়। নষ্ট করছো কেন? কি যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল। वो क्या बोल रहा है পরে যুদ্ধ করতে হয়েছে ওই নিচের ফিল্ডে। ऐठो गेट आप लोग देख रहे हैं ना, ऐठो गेट को बोलते हैं हम लोग सूरज पोल। आप लोगों ने रास्ते के अंदर जो नाम पढ़ा था, राम पोल, लक्ष्मण पोल, धारू पोल, इसका नाम रखा गया सूरज पोल। मेन गेट ऑफ द फोर्ट, यही किले का मेन दरवाजा है। अभी हम लोग जो फोर्ट घूम रहा था वो पूरा फोर्ट का बैक साइड था, बैक साइड था। प्रेजेंट टाइम में फ्रंट साइड है। प्रेजेंट टाइम में क्यों है कि 13th सेंचुरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पर अटैक किया, वो टाइम पर यहाँ का 7 गेट, जो 7 दरवाजा इधर भी हुआ करता था, जैसा 7 गेट उधर है ना, ऐसा 7 गेट इधर भी था। लेकिन युद्ध के समय ये सारा भांग दिया। तब राणा कुंभा 14th सेंचुरी में, राणा कुंभा 14th सेंचुरी में वो 7 गेट का निर्माण किया, उसको फ्रंट इसको बैक कर दिया। इस गेट को दोबारा रिनोवेशन किया, दिख रहा है आपको, बिल्कुल नया है। 1877 में यहाँ का एक राणा हुआ था महाराणा सज्जन सिंह, जो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर नाम सुनने के लिए मिलेगा, एक सज्जनगढ़। वही राणा 1877 में इसको दोबारा रिनोवेशन किया गया। सामने है अरावली का पर्वत, अरावली पहाड़। अरावली पर्वत
ये आप लोग जो घूम रहे हैं पूरा अरावली रेंज में ही घूम रहे हैं आप लोग। अरावली का पर्वत जो है, अरावली का जो पहाड़ है 3 स्टेट को मिलाता है सर। 3 स्टेट कौन सा है? गुजरात, राजस्थान और MP मध्य प्रदेश। हरियाणा भी है, हरियाणा उधर चला गया, ऐसे घूम के आ गया ना। हरियाणा का पहाड़, हरियाणा में तो पहाड़ मतलब वो अलग, लेकिन जो हमारा रोडिंग जाता है ये MP यहाँ से 35 किलोमीटर ओनली फॉर, यहाँ से 35 किलोमीटर पर MP लग जाता है सर। ये अरावली का पहाड़ है, उसी पहाड़ के सामने एक छोटा सा पहाड़ और दिख रहा है। देखिए सामने एक व्हाइट बिल्डिंग है, उस व्हाइट बिल्डिंग के बाजू में एक पहाड़ है, उस पहाड़ को हम लोग बोलता है कुंभकर्ण पहाड़। कुंभकर्ण पहाड़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप लोग यदि थोड़ा ध्यान से देखोगे ऐसा लगेगा जैसे वहां पर कोई व्यक्ति सो रहा है, ऐसा लगेगा ना। यहाँ पर भी कुंती पुत्र वनवास काट चुके हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है ना। उस पहाड़ के और दीवार के बीच में एग्रीकल्चर दिख रहा है आपको, खेती का जमीन दिख रहा है। ये युद्ध का मैदान हुआ करता था, युद्ध का मैदान हुआ करता था। लेकिन इस किले के ऊपर तीसरा और आखिरी अटैक हुआ था अकबर के समय, उसमें जो कुछ विकलांग हुआ उन्हीं को एक विलेज दिया। ये विलेज जो दिख रहा है आपको, ये पूरा उन्हीं राजपूत लोगों का गांव है। मैंने आपको कहा था कि 5000 लोग रहता है, उसमें कौन है? पंडित, पुरोहित, महाजन लोग हैं। यहाँ पर पूरा राजपूत लोग हैं। अब ये राजपूत लोग, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको अलर्ट कर दिया ये खेती, ये लोग खेती करता है। लेकिन आप जानते हैं राजस्थान के अंदर खेती बहुत कम होती है, आर्किटेक्ट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर कुछ अनकॉमन चीज़ बनता है। राजस्थान का अनकॉमन चीज़ बनता है, वो 3 चीज़ हमारे यहाँ पर बनता है। उसके बाद आपको जयपुर, उदयपुर सब जगह देखने के लिए मिलता है। वो 3 चीज़ कौन सा है? एक तो आदागास का साड़ी, जो चंदन खुशबू वाला, जो पूजा के समय आप लोग पूजा में काम लेता है। दूसरा, यही लोग इन्हीं पहाड़ी में से जड़ी बूटी निकालता है, एक आयुर्वेदिक पैंट्री लीफ रजाई बनता है। तीसरा होता है इन्हीं पहाड़ों में से जिंक। आप लोग जयपुर से आ रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का देखा होगा रास्ते के अंदर, बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें कुछ बहनों के लिए कंगन, चूड़ी या कुछ बर्तन बनता है। ये 3 चीज़ हमारे यहाँ बनता है। यही बन करके अगर नेक्स्ट जगह जाएगा तो यहाँ पर क्या किया राणा लोग, इस पोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स वेट लगा करके कम कर दिया, टैक्स वेट हटा ही दिया। ये चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से लेकर के जाना है आपको, ऐसा नहीं। हम लोग लास्ट में हम लोग उस चीज़ को प्रयोग करके देखेंगे कि भाई क्या वास्तविकता क्या है, उदयपुर में क्या है, जयपुर में क्या है, चित्तौड़गढ़ में क्या होता है। तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से देखने के बाद जब हम लोग पद्मनी बाड़ी जाएंगे, पद्मनी की बाड़ी के बाद में काली मंदिर हो रहे, काली मंदिर देखने के बाद हम आपका यहाँ का पद्मावत का आर्ट गैलरी दिखाएंगे। वो लास्ट टाइम का बात है। यहाँ से आप लोग थोड़ा फोटोग्राफी कर लीजिए, ऑटो में बैठिए, हम लोग पद्मनी बाड़ी जाएंगे यहाँ से। ओके, इधर से कहाँ? पद्मनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हो तो रानी पद्मनी राजस्थान की नहीं थी, राजस्थान की नहीं थी रानी पद्मनी, श्रीलंका के पास में सिंगल द्वीप, वहाँ की रहने वाली थी, राजा कंधारू की लड़की थी। उसके लिए उस ज़माने में स्वयंवर हुआ, और स्वयंवर के अंदर हमारे चित्तौड़ के राणा रतन सिंह रानी पद्मनी को स्वयंवर में जीत के लाए। अब लाने के बाद चित्तौड़गढ़ की पटरानी बनाई। अब आप जानते हो राजस्थान में गर्मी कितनी होती है, इतनी गर्मी होती है कि यहाँ का आम आदमी यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो समुद्र के बीच में रहने वाला यहाँ की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए ओनली फॉर गर्मी के 4 मास पानी के बीच में, ये जो पानी के अंदर बना हुआ ना, यही रानी पद्मनी का छोटा सा जल महल है। गर्मी के 4 महीने यहाँ रहती थी रानी पद्मनी। रानी पद्मनी के जल महल में जाने के लिए आपको सामने एक रूम दिख रहा है, वहाँ पर दिख रहा है ना, इसी के सामने पानी के बाद में वो दरवाजा है। वहाँ पर बाहर एक, उसी दरवाजे के बाहर एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से नीचे स्टेप उतरते हैं। सीढ़ी उतरने के बाद दासी लोग उनको नौका में बिठाता और अपने गाड़ी में उठाया जाता। ये तो इस बात हुई। मेन बात, जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला, किस बात का पता चला कि चित्तौड़ के अंदर बहुत सुंदर आ रही है, 1296 में 1296 के अंदर उसको पता चला कि चित्तौड़ के अंदर बहुत सुंदर आनी है। उसी की सुंदरता को सुनकर के दिल्ली से लेकर चित्तौड़ तक विजय यात्रा निकालता है। अब रास्ते के अंदर कई छोटे बड़े फोर्ट आते हैं, रास्ते के अंदर कई छोटे बड़े फोर्ट आए, उनके ऊपर अपना कब्जा किया। अब जैसे जैसे चित्तौड़ के नज़दीक पहुंचा तो उसका पावर, उसकी ताकत बढ़ गई। अब यहाँ आने के बाद जब इस फोर्ट के बारे में जानकारी ली, इस फोर्ट के अंदर जाने के लिए 7 गेट, 7 दरवाज़ा पार करना है, 13 किलोमीटर का सेफ्टी दीवार, 13 किलोमीटर का सेफ्टी दीवार, उसको लगता है कि इस फोर्ट पर अटैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो क्या करता है, फोर्ट का लीक पॉइंट पकड़ता है। अब लीक पॉइंट क्या था? मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट टाइम में 5000 लोग फोर्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन उस ज़माने में राजा अपनी प्रजा के साथ रहते थे, यानी कि 60 से 65,000 लोग कंफर्टेबल फोर्ट के अंदर रहते थे। अब उन लोगों के लिए अनाज, खेती तो फोर्ट के बाहर होती थी, उसी खेती पर कब्जा करता है, किसान को पकड़ता है, बंदी बनाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात बंद कर देता है। जो कुछ गेहूँ, चना, बाजरा अगर फोर्ट के अंदर नहीं आएगा तो प्रजा को प्रॉब्लम आएगी। अब इसी बात की प्रॉब्लम जब राणा रतन सिंह को आती है तो राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को लेटर लिखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए। तो खिलजी लेटर का जवाब देता है लेटर के जरिए कि मैं यहाँ किसी प्रकार की लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ,
मैं यहाँ किसी युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि आपकी रानी इतनी सुंदर है कि पानी पीती है तो उसके गले से दिखाई देता है। यही चमत्कार देख करके हम चित्तौड़ शहर छोड़ देंगे। अब राणा रतन सिंह इतने दयालु होता है, इतना दयालु होता है कि अपनी प्रजा के लिए उससे कंप्रोमाइज किया जाता है, संधि कर लेता है, लेटर का जवाब देता है लेटर के जरिए कि आप दिल्ली के सुल्तान हैं, दिल्ली का बादशाह है, हमारी रानी की प्रशंसा सुन करके यहाँ आया है तो हम अपनी रानी का चेहरा आपको दिखाएगा, बट फेस टू फेस नहीं, एक मिरर के जरिए। ऐसे आपको यही लिखा ना, डॉक्टर लॉर्ड ने लिखा है, जयश्री ने लिखा है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ। और अब जो रूम दिखा रहा हूँ मैं आपको, उस रूम के अंदर बिफोर पद्मावत मूवी बनने से पहले यहाँ पर कुछ आईने लगाए गए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर एक भी आईना नहीं है। आईना किस प्रकार से था, लोकेशन डायरेक्शन में यहाँ खड़े होकर के समझा सकता हूँ। वो जो रूम देख रहे हैं आप लोग, अंदर से गोल आकार का है, अंदर से भीतर में गोल आकार है। उसी गोल आकार के रूम के अंदर एक गेट है, उसी गेट पर एक आईना, एक राइट, एक लेफ्ट और एक बैक साइड, यानी उस रूम में 4 आईने लगाए गए थे। वो आईने कब लगाए गए थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री बने थे, तब उसमें ये आईने लगाए गए। आईनों को किस प्रकार से लगाया, दीवार पे लगाने के बाद 45 डिग्री 45 डिग्री झुका दिया, चारों आईनों को सेम डायरेक्शन दिया। अलाउद्दीन खिलजी को रूम के सेंटर में खड़ा कर दिया, गेट के सामने। जो गेट के ऊपर आईना है, उसी आईने के ठीक ऑपोजिट रानी पद्मिनी का चल रहा है, दिख रहा है यहाँ से। आपको कुछ स्टेप यहाँ से दिखाई देंगे, पानी के नज़दीक, गेट के बाहर, गेट के बाहर कुछ स्टेप है, वहाँ पर कहते हैं कि रानी पद्मिनी को वहाँ पर बिठाया। यदि रूम के सेंटर से अगर गेट के ऊपर लगे आईने के अंदर देखते तो हमको वो स्टेप दिखाई देते जहाँ पर रानी पद्मिनी को बिठाया गया। अगर आप लोग वहाँ जाएंगे, जाने के बाद तो कोई आदमी माइंड लगाता ना, अलाउद्दीन खिलजी ने भी दिमाग लगाया होगा कि यदि मैं यहाँ खड़े होकर के रानी पद्मिनी को आईने में देख सकता हूँ तो क्यों नहीं इसी एंगल से मैं बैक मुड़ जाऊँ और विंडो के जरिए अगर आप लोग डीप में देखने की कोशिश करोगे तो आपको रानी पद्मिनी नहीं, रानी पद्मिनी के हेड के ऊपर का सकते हैं। उसके लिए आपको 3 कदम बैक हटना, यानी कि पीछे जो विंडो है उसके नज़दीक जाएंगे तब जाकर के आपको वो स्टेप दिखाई देंगे। लेकिन रूम के सेंटर से आपको एक भी स्टेप नहीं दिखाई देगा जो पानी के बाहर, गेट के बाहर लगा है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने जब रूम के सेंटर से रानी पद्मिनी को देखा, देखने के बाद सोचा कि आईने में इतनी बेस्ट, इतनी सुंदर लेडी से फेस टू फेस देखूंगा कितनी सुंदर होगी। लेकिन उसका सोचना गलत, अगर बैक बढ़ेगा उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, 3 कदम पीछे हटेगा तो रानी पद्मिनी के चचेरे भाई थे गोरा और बादल। रानी पद्मिनी का चचेरा भाई गोरा और बादल, मूवी में दिखाया था बेटा, देखा मूवी किसी ने, गोरा और बादल अलाउद्दीन खिलजी की गर्दन पर तलवार रखते हैं और कहते हैं कि आपको आईने में देखना है। अगर पीछे हटा यही माना जाएगा। बट कोई मेहमान हमारे घर आता है, कोई गेस्ट हमारे घर आता है तो क्या करते हैं, हम अपने गेस्ट को अपने घर के बाहर तक ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को जब फोर्ट के बाहर तक ड्रॉप करने के लिए गया, जैसे ही किले के बाहर पहुंचा उसको मौका मिला और मौका मिलते ही अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना देता। बंदी बनाने के बाद में रानी पद्मिनी की मांग रखता है लेटर के जरिए। अब जब रानी पद्मिनी लेटर पढ़ती है तो सोचती है कि हमारा राणा के साथ धोखा हुआ है। उसी धोखे का जवाब देने के लिए रानी पद्मिनी जितना सुंदर था उतना ही माइंड से काम लेता है, उस लेटर का जवाब देता है लेटर के जरिए कि मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना दासी लोग के साथ नहीं। दासी का मतलब समझते हैं ना, हमारा दासी के साथ में। उसके लिए आप 700 पालकी, पालकी का मतलब डोलियाँ, 700 डोली फोर्ट के अंदर भेज दीजिए, हम हमारी दासी के साथ आपके पास आने के लिए तैयार हैं। खिलजी इस बात पर एग्री हो जाता है कि आप 700 दासियों के साथ आइए। जब पालकी फोर्ट के भीतर आती है तो रानी पद्मिनी अपने चचेरा भाई गोरा और बादल को अपने नज़दीक बुला लेता है और एक प्लानिंग समझा देता है कि आप इन सभी पालकी के अंदर 2-2, 3-3 सोल्जर्स को बैठा दीजिए, लेकिन लेडीज़ के पोशाक में। एक एक पालकी के भीतर में 2-2, 3-3 सैनिक लेडीज़ का पोशाक पहनने के बाद बैठ जाता है। अब पालकी को उठाने के लिए 4 करहार चाहिए, 2 आगे 2 पीछे। राजस्थानी पोशाक पहनता है, धोती और कुर्ता, और कहता है उसी समय 700 पालकी के अंदर करीब 4500 सैनिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रानी पद्मिनी की जगह पर अपने भाई गोरा को मेकअप से सजाया, अपने भाई गोरा को मेकअप से सजाया, रानी पद्मिनी का पोशाक पहनाए और रानी पद्मिनी का डोली में बैठा दिया। अब 700 पालकी का कमांडो अपने दूसरे भाई बादल को बना दिया। बादल 700 पालकी का कमांडो बनकर के किले के बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के फेस टू फेस खड़ा होता है और कहता है कि आपके कहने के अनुसार हम रानी पद्मिनी को लाएं, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा है कि आखिरी टाइम अपने राणा से मिलना चाहती है। खिलजी पद पर भी एग्री हो गया, ठीक है। एक तंबू की तरफ इशारा किया, उस तंबू के अंदर राणा रतन सिंह बंदी है। अब रानी पद्मिनी की डोली उठाकर राणा से मिला दीजिए। डोली उठी, उस तंबू में ले गया जहाँ पर राणा रतन सिंह बंदी होता है, लेकिन राणा को नहीं मालूम था डोली के अंदर कौन है। जैसे डोली अंदर गया, बाहर से पर्दा बंद हो गया। अब जो शख्स राणा के सामने खड़ा तो राणा चौंक गया, ये क्या, रानी पद्मिनी का पोशाक में गोरा तुम। गोरा जवाब दिया कि जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने आपको धोखे से बंदी बनाया है, वही धोखे का जवाब देने के लिए बाहर 700 पालकी के अंदर 700 लेडीज़ नहीं है, कई सैनिक है जो लड़ाई के लिए तैयार है।
बंदी से मुक्त प्राणा, एक आवाज़ हुआ और उसी आवाज़ के साथ उस मैदान में एक ऐसा लड़ाई होता है। उस लड़ाई के समय अलाउद्दीन खिलजी को लगता है इस समय मेरा हार निश्चित है। कारण मैंने आपके सामने रखा है कि राजस्थानी पोशाक में, लेडीज़ की पोशाक में जब सैनिक अटैक करता है, उसको लगा कि इस समय मेरी हार निश्चित है। वो कुछ सैनिकों के हाल से अपनी जान बचा लेता है और 12/1906 के अंदर वापस दिल्ली चला जाता है। मैंने आपको घटना कब की बोली? 12/1906, यानी कि 1296 में पहली टाइम जब आया। आने के बाद में जब बैग रिटर्न गया, लेकिन उसकी इच्छा, उसका मनसा पूरी नहीं हुई। तभी मैंने आपको कहा था कि 1303 1296 के बाद सेकंड टाइम 28 जनवरी 1303 में, 28 जनवरी 1303 में सेकंड टाइम इस किले के ऊपर अटैक करता है। उस समय जब ये सारे गेट खंडित होते हैं, खंडित होने के बाद जब सेना अंदर आती है, उस समय इतना घमासान युद्ध होता है कि उस युद्ध के समय यहाँ के कई सैनिक, यहाँ तक कि खुद राणा रतन सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब रानी पद्मिनी को पता चलता है कि इस बार हमारी सेना हार चुकी है, राणा रतन सिंह युद्ध के मैदान में मारे गए। तब रानी पद्मिनी अपनी पतिव्रता को कायम रखने के लिए, जो कभी अपनी सास के साथ नहाने के लिए गौमुख कुंड जाया करती थी, सुरंग के रास्ते से, उसी सुरंग के रास्ते से अपनी रानियों, दासियों को, सहेलियों को प्रेरणा देती है। केसरिया बाला पहनती है। केसरिया मतलब समझते ना, केसरिया बाला पहला, ड्रेस पहना, हाथ में मशाल लिया, यहाँ से सीधा गौमुख कुंड गया। जाने के बाद हमेशा की तरह वहाँ स्नान किया, शिव की पूजा किया और उसी मैदान में एक विशाल अग्नि जला करके सबसे पहले रानी पद्मिनी और बच्चों लोग को छोड़कर कई हज़ार लेडीज़ वहाँ पर जौहर जला दिया। बात लीक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को मालूम हुआ कि जिस रानी पद्मिनी के लिए जब मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उन्होंने जौहर जला लिया। अब रानी पद्मिनी नहीं तो कुछ नहीं, गुस्से में आकर वो यहाँ का कई मंदिर, कई पैलेस को भांग देता है। यहाँ का राज्यपाट अपने बेटे खिजर खान को सौंपा जाता है। खिजर खान यहाँ का नाम चित्रकूट से बदल करके खिजराबाद करता है। लेकिन जब आउट ऑफ में राजपूतों को मालूम होता है, सारे राजपूत इकट्ठा हो जाता है, खिजर खान को यहाँ से मार गिरा देता है और यहाँ का नाम खिजराबाद से बदल करके रखा गया है चित्तौड़गढ़। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के लिए पंडित रविशंकर, नाम सुना ही है, उन्होंने अपनी लेख में एक छोटा सा लेख लिखा है, अपनी गाथा में एक छोटा सा लिखा है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, और रूप में रानी पद्मिनी रानी बाकी सब, पीछे आना पड़ेगा, पास में एकदम आंखें निकाल के ऐसे खड़ी हैं बात, टॉक्सिंग मारने के लिए। देखिए कुछ गलत बोल दिया तो होगा ना, बाकी सब गधैया बोलेंगे तो छोड़ेगी क्या? ये नहीं छोड़ेगी। ये देखो नहीं बोला ही नहीं, मैंने बोला नहीं है ना, मैं समझाया है सिर्फ। बाकी सब रनैया यानी रानिया तो बताई रानी पद्मिनी के। তো এখানে রানী পদ্মিনী বাড়ি ছিল, পদ্মিনী। এইখানে যে জলটা গাইড বলে, এই জলে এখানে 4 মাস, গরমকালে 4 মাস রানী পদ্মিনী এখানে থাকতেন। ওর মুখস্থ করে এটা তো মল শুরু হয়। না নিচু জায়গাটা, ওই দিকটাও জল ছিল। আসলে আপনার গ্রুপ আ যাইয়ে। কিন্তু মুভিতে তো দেখিয়েছে যে সব রানীরা একসঙ্গেই থাকতো। আরে এটা গরমের জন্য স্পেশালি 4 মাসের জন্য ওর জন্য না, 4 মাসের জন্য ওইখানটাতে গিয়ে থাকতো, ওইখানটাতে। আরে এই পুরোটাই ওইটা, শুধু জলের মধ্যেটা থাকতো না, এখানে সব ইয়েরা থাকতো, দাসদাসীরা। এখানে দাসদাসীরা থাকতো। ছিলই না, কারণ ওদের তো মুসলিমদের তো ছবি তোলা বারণ ছিল। এগুলো দাসীদের ঘরগুলো। ছাদ না, ও তো ছাদ দিয়ে উড়ে গেছে। এগুলো সব দাসীদের ঘর। টয়লেটও দেখে নিতে হবে, ওরে শাড়ি। একটা একটা করে সব দাসীদের ঘর। আচ্ছা, এখানে সব আয়নাগুলো লাগানো ছিল 45 ডিগ্রি করে।
দিয়ে এখানে এসে বসেছিল আর খেলছি, দিয়ে জানলা দিয়ে দেখেছিল। এই যে প্রতিদিনই এখানে গরমকালে থাকতো। ফটো তুলে আর ওইখানে দাঁড়িয়েছিল আর দিন খেলছি, এখান থেকে প্রতিদিনকে দেখেছিল। তাহলে এখানে রানী পদ্মিনী এমনি একটু খেলাধুলো করতো, বসতো টসতো, রিল্যাক্স করতো। এটা অ্যাকচুয়ালি মেন মানে মহল ছিল, আর এটা হচ্ছে জলমহল ছিল। যখন ইচ্ছে হতো তখন জলমহলে চলে যেত, যখন গরম লাগতো তখন জলমহলে চলে যেত। এটা একটা কালী মন্দির। এই দেখ ডুম বাবার করে শুয়ে আছে। এই আমাদের জুতোগুলো নিয়ে চলে যাবে না তো? পড়তে হবে, হ্যাঁ। এখন কুকুর আরে ঠান্ডার জায়গা না, হ্যাঁ তো গরমকালে গরম, শীতকালে ঠান্ডা। ভালোই তো লাগছে। ও ফটোগ্রাফি করা যাবে না এখানেও? ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, মন্দিরটা দেখিয়ে দিই। একজন বিয়ে করে আশীর্বাদ নিতে এসছে। রতন সিং এর হাভেলি, সেনাপতির হাভেলি। ठीक है चलिए, राणा रतन सिंह सेनापतिर হাভেলি। হ্যাঁ চলিয়ে। এই হাভেলিটাও দেখতে সুন্দর, এরকম একটা হাভেলি বানিয়ে দিলেও হয়। এইভাবেই আবার দেখতে দেখতে আমরা ব্যাক করছি। পরপর গেটগুলো আছে, এই গেটগুলো মানে হচ্ছে প্রথম গেটে থাকবে হচ্ছে নিচু শ্রেণী, তারপরে পুরোহিতরা, তারপরে বিভিন্ন মানে রাজার পদ অনুযায়ী এক একটা গেটের মধ্যে তারা থাকতো, মানে একটা গেট থেকে আর একটা গেটের মধ্যে তারা থাকতো। এই করতে করতে দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরছি। তো আজকের দিনটা এইভাবেই আমাদের শেষ হলো। কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই জানাবে। দেখা হচ্ছে কালকে আবারও উদয়পুরের বিভিন্ন জায়গার সাইট সিনে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, বাই বাই।